तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ही आता है फ्रिक्शन। और ये कहना है कि whenever there is relative motion between two bodies or even tendency of motion, then an opposing force comes into play. ये जब भी रिलेटिव मोशन है या खाली टेंडेंसी ऑफ मोशन भी है तो ऑपोजिट फोर्स एक पिक्चर में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ये जो ऑपोजिट फोर्स है इसको फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, खाली टेंडेंसी ऑफ मोशन भी होगी ना तो फिर फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा। और अब इस सब डिस्कशन के साथ एक प्रॉब्लम है कि हमें लगता है कि फ्रिक्शन हमेशा एक एविल है, फ्रिक्शन हमेशा बस ऑपोज ही करता है। एन ऑपोजिट फोर्स हमने यहाँ बोला ही है, तो पहला मैसेज तो यही आता है कि फ्रिक्शन जो है वो बस ऑपोज ही करता है। ये बात पूरी तरह सही नहीं है, डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि फ्रिक्शन जो है रिलेटिव मोशन को ऑपोज करता है। फ्रिक्शन डज नॉट ऑपोज फ्रिक्शन मोशन। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि फ्रिक्शन मोशन को ऑपोज करता है। एक्चुअली फ्रिक्शन ऑपोजेस रिलेटिव मोशन। जिसकी डायरेक्शन होती है ना वो रिलेटिव मोशन को ऑपोज करने की होती है। ये ग्रेजुअली चैप्टर में आप समझेंगे। तो पहले तो किसी तरह फोर्स करिए अपने आप को, अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि फ्रिक्शन यानी हमेशा हमारा दुश्मन जो हमेशा हमारे अगेंस्ट ही खड़ा रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। इट डज नॉट अपोज मोशन, इट ऑपोजेस रिलेटिव मोशन। बहुत फर्क है इन दो स्टेटमेंट्स में। इट ऑपोजेस रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन अगर मोशन को अपोज करता है ना तो फिर पृथ्वी पे कुछ हो ही नहीं पाता। इस जमीन पे जितने भी मोशन होते हैं, सब फ्रिक्शन के कारण ही होते हैं। जब हम जमीन पे चलते हैं तो हम जमीन पे पीछे मारते हैं एक्शन, और जमीन का रिएक्शन आगे आता है। वो रिएक्शन का ही एक और नाम फ्रिक्शन है। और इसलिए हम जो आगे बढ़ पाते हैं जमीन पे वो फ्रिक्शन के मारे बढ़ पाते हैं। ये जो फ्रिक्शन है एक्चुअली कोई नया फोर्स नहीं है। तो वही न्यूटन्स लॉ के चैप्टर में जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं ना, एक्शन रिएक्शन वाले, ये उसी फोर्स को अब हम एक नया नाम दे देते हैं, क्योंकि बार बार हम ज्यादा डेप्थ में जाके डिस्कशन करना नहीं चाहते। तो फ्रिक्शन है ना, एक्चुअली दिस इज फ्रिक्शन इज एक्चुअली contact force and is always of the type action reaction। फ्रिक्शन एक्चुअली कोई नया फोर्स है ही नहीं। फ्रिक्शन कोई नया फोर्स नहीं है। न्यूटन्स लॉ में जो भी वो एक्शन रिएक्शन वाले फोर्सेस थे उन्हीं को हम अब फ्रिक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बातें करते हैं। और क्योंकि एक्शन भी है और रिएक्शन भी है, इसलिए फ्रिक्शन किसी एक बॉडी में मोशन क्रिएट करता है और दूसरी बॉडी में मोशन अपोज करता है। इसलिए ये कहना गलत है कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। वो किसी एक मोशन में फ्रिक्शन क्रिएट करेगा और दूसरे बॉडी में मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, जब हम लोग जमीन पे चलते हैं तो हम फ्रिक्शन हमारी मोशन की डायरेक्शन में ऐड करता है, और फ्रिक्शन के कारण ही हम आगे चल पाते हैं। अब हम बाइसिकल चलाते हैं, कोई भी व्हीकल जब जमीन पे चलाते हैं तो वो फोर्स जो बॉडी पे काम कर रहा है, जिसका कि नाम हम बाद में फ्रिक्शन रख देते हैं, एक्चुअली वो जमीन पे एक्शन रिएक्शन का फोर्स होता है। और हमारी बॉडी पे जो फोर्स काम करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हम उसी के कारण आगे चलते हैं, और इसको हम फ्रिक्शन का भी नाम दे देते हैं। जो डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी थी ना, इसने एक बार कहा था कि बॉडी में अगर मोशन है या इवन टेंडेंसी ऑफ मोशन है
तो बस ध्यान रखिए कि टेंडेंसी ऑफ जो मोशन होती है ना, तो उसे बोलते हैं इम्पेंडिंग मोशन, या मोशन बिगिन होने ही वाला है। तो अगर मोशन हो या इम्पेंडिंग मोशन हो, तो फिर जो भी एक्सपेक्टेड रिलेटिव मोशन है उसके अगेंस्ट बॉडी पे फ्रिक्शन काम करता है। तो इम्पेंडिंग मोशन हो यानी मोशन बिगिन होने वाला हो, तो भी ये फ्रिक्शन का फोर्स पैदा हो जाता है। इसका देखते हैं ओरिजिन क्या है, ये फ्रिक्शन का फोर्स पैदा कैसे होता है। तो इसका ओरिजिन हम यही बताते हैं। इसका जो बेसिकली ओरिजिन है वो है इंटरलॉकिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक irregularities present on the two surfaces in contact। ये ठीक है, सरफेसेस कितनी भी स्मूथ क्यों ना हो, पर यहाँ हल्की सी इरेगुलरिटी रहती ही है, और एक बॉडी पे ऐसी होती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, और दूसरी बॉडी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐसी होती है। तो इनकी जो इंटरलॉकिंग्स है ना, ये जो इरेगुलरिटीज है, ये इंटरलॉक हो जाती है। तो जब जैसे आप मोशन, ये बॉडी रखी हुई है तब तो कोई बात नहीं, ये बॉडी यहाँ रखी हुई है तो कोई बात नहीं, पर जब ये मोशन आप चलाने की इसको कोशिश करते हो ना, तो ये कॉन्टैक्ट बन जाता है। अब यहाँ एक्शन रिएक्शन होता है, और तब फिर जो फोर्स पैदा होता है हम उसका नाम फ्रिक्शन रख देते हैं, क्योंकि हम उतनी डेप्थ में बार बार जाना नहीं चाहते। अभी ये बॉडी खाली यहाँ रुकी हुई है, ये बॉडी ए है, इसका मास कैपिटल एन है, ये बॉडी बी है और इसका मास स्मॉल एन है, और बॉडी बी बॉडी ए पे बस रखी हुई है। अभी देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ मोशन, कोई फोर्स, कोई बी को धक्का भी नहीं मार रहा जो बी में ए के रिस्पेक्ट में मोशन क्रिएट करने की कोशिश करे। तो इस समय कोई कॉन्टैक्ट यहाँ है ही नहीं, बी का ए से कोई कॉन्टैक्ट है ही नहीं, कोई कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, तो अभी कोई फ्रिक्शन भी नहीं है। पर जब हम बी पे फोर्स लगाते हैं मोशन क्रिएट करने के लिए, बी पे धक्का मारते हैं, तो फिर ये इंटरलॉकिंग्स ऐसी हो जाती है, ये जो इंटरलॉकिंग्स है ये ऐसी हो जाती है। अब बी ए पे एक्शन मारता है और ए बी पे रिएक्शन मारता है। बी ने ए पे जो एक्शन मारा उस वजह से ए पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा। बी को आप धक्का मारना चाह रहे हैं तो बी ए को भी धक्का मारना चाह रहा है, और ए पलट के बी पे यहां एक रिएक्शन मारता है। यही जो एक्शन रिएक्शन है इसको हम फ्रिक्शन का नाम दे देते हैं, क्योंकि इतनी डीप में बार बार जाके हम कहां सोचते रहेंगे इन फोर्सेस के बारे में। अब हम बोलते हैं जब बी यहाँ पड़ा था, जब हमने बी पे कोई फोर्स नहीं लगाया था, कोई इम्पेंडिंग मोशन भी नहीं था बी में ए के रिस्पेक्ट में, कोई इम्पेंडिंग मोशन भी नहीं था बी में ए के रिस्पेक्ट में, तो फ्रिक्शन जीरो था, बस यहाँ पड़ा हुआ है। अब यहाँ ये कोई इंटरलॉकिंग पे फोर्स नहीं है, ऐसा यहाँ है बस। जब मैं इसे चलाने की कोशिश करूंगा तो ये इसको धक्का मारेगा। अब बी ए को इधर एक्शन मारेगा और ए बी पे इधर रिएक्शन मारेगा, तो शायद अगर मैं इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन कहता हूं तो ए पे जो फ्रिक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और बी पे जो फ्रिक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो ए पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए फ्रिक्शन हमेशा अपोज नहीं करता, मोशन को अपोज नहीं करता, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होता है फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता। हाँ, इस बॉडी पे फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है और इस बॉडी पे तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं। इसलिए एक लेमैन की भाषा में आप ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, पर ये 11th क्लास में आने के बाद तो ये स्टेटमेंट इशू करना बहुत ही गलत हो जाएगा। फ्रिक्शन कहीं कहीं मोशन क्रिएट भी करता है। अगर बॉडी ए को देखें इस समय, तो बॉडी ए के फ्री बॉडी डायग्राम में इस फ्रिक्शन के अलावा और कोई फोर्स है भी नहीं। बॉडी बी में तो फिर भी दो फोर्स हैं, एक जो मैंने अप्लाई किया और एक फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट के पॉइंट पे, पर ए के एफबीडी में तो सिर्फ एक फोर्स है। तो अब अगर ए की नेट फोर्स है तो बस ए में मोशन होगा ना, और ए में मोशन कौन पैदा करेगा? तो फ्रिक्शन पैदा करेगा। तो पूरी बात यह है कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इट अराइजेस ड्यू टू इंटरलॉकिंग। और डीपर लेवल में बात करें तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ जब ये कॉन्टैक्ट काफी डीप हो गया है, क्लोज कॉन्टैक्ट हो गया है, तो इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जनरेट हो जाते हैं। तो फ्रिक्शन का कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी बताते हैं।
तो वो हम उस लेवल पे बात नहीं करेंगे, हम तो बस इसे एक्शन रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करना चाहेंगे कि फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू कॉन्टैक्ट एंड इंटरलॉकिंग। और ये भी बात क्लियर है कि अगर ये बॉडी पे बी पे हमने कोई फोर्स नहीं लगाया है और बी में टेंडेंसी भी नहीं है मोशन की, इंपेंडिंग मोशन भी नहीं है, तो अभी इन दोनों के बीच फ्रिक्शन जीरो है। और जैसे ही मैं बी पे फोर्स लगाऊंगा और तो बी ए पे मारेगा, उस फोर्स से बी ए की इंटरलॉकिंग पे मारेगा। जब हम जमीन पर चलते हैं तो हम यही सब काम करते हैं। जब हम किसी गाड़ी को एक्सीलरेट करते हैं ना, किसी गाड़ी को एक्सीलरेट करते हैं तो गाड़ी का पीछे का पहिया इंटरलॉकिंग को पीछे मारता है। जब भी हम इंटरलॉकिंग को पीछे मारेंगे ना, तो इंटरलॉकिंग हमें आगे मारेंगे, तो फिर फ्रिक्शन का फोर्स हमारे लिए एक्सीलरेटिंग फोर्स होगा। और जब भी हम ब्रेक लगाते हैं ना, जब भी किसी गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, तो इनर्शिया के मारे हमारी गाड़ी की जो इंटरलॉकिंग्स हैं, ये जो इंटरलॉकिंग हुई है, जो इरेगुलरिटी है, इसकी फ्रंट वॉल को आगे मारती है, तो इसमें फ्रिक्शन पीछे काम करता है और तब वो फ्रिक्शन रिटार्डिंग फोर्स का काम करता है। फ्रिक्शन जो है एक्सीलरेटिंग फोर्स भी है, ऐसे ही लिख दीजिए। when accelerator of a body is pressed, when accelerator of a vehicle is pressed, rear wall of the irregularity is pushed backwards. So friction acts forwards. Thus, अगर ये ऐसी कहानी है, ये सड़क है और ये गाड़ी है, और जब हम गाड़ी में एक्सीलरेटर दे रहे हैं, तो गाड़ी का एक्सीलरेटर बढ़ा देने से कुछ नहीं होता, सिवाय उसके कि थ्रॉटल उसका खुल जाता है और उसके पेट्रोल कंजम्पशन का रेट बढ़ जाता है। जब आप इसे एक्सीलरेट करते हैं तो एक्चुअली गाड़ी का उस समय पीछे का पहिया पीछे जाता है और पीछे इसको जाके वो मारता है। हम एक्सीलरेट तो यहाँ करना चाह रहे हैं, और गाड़ी का पीछे का पहिया जाके रियर वॉल को पीछे मारता है ना। रियर वॉल और द इरेगुलरिटी इज पुश्ड बैकवर्ड्स, तो इसके एफबीडी में एक फोर्स पीछे आएगा, पर ये जो इरेगुलरिटी है ये इस गाड़ी पे फोर्स आगे मारेगी, तो बस गाड़ी के एफबीडी में एक फोर्स जमीन से फॉरवर्ड आ गया, अब गाड़ी आगे जाएगी। इसी तरह जब आप गाड़ी को ब्रेक्स लगाते हो, गाड़ी के, तो ये कहानी है। जब आप ब्रेक लगाते हो तो ये वॉल, ये जो इंटरलॉकिंग है, ये जोर से इसको जाके मारती है फ्रंट वॉल को। फ्रंट वॉल ऑफ द इरेगुलरिटी ब्रेक्स में फ्रंट वॉल ड्यूरिंग जब हम भी ब्रेक लगाते हैं ना, तो फ्रंट वॉल ऑफ द इरेगुलरिटी is pushed forward। ये इसको यहाँ पे एक्शन मारता है, तो इरेगुलरिटी से इधर एक्शन मारती है, तो व्हीकल के एफबीडी में एक फोर्स बाहर से आता है बस। इसलिए अब जाके फ्रिक्शन इसके लिए रिटार्डिंग फोर्स कहलाएगा। फ्रिक्शन एक्सीलरेटिंग फोर्स भी है, फ्रिक्शन रिटार्डिंग फोर्स भी है। जब भी आप इरेगुलरिटी को पीछे मारेंगे तो इरेगुलरिटी आपको आगे मारेगी, आप आगे जाओगे, अभी फ्रिक्शन आपके लिए एक्सीलरेटिंग फोर्स है। ये किसी और के लिए रिटार्डिंग फोर्स भी अभी साइमल्टेनियसली होगा ही होगा। और जब मुझे रुकना है तो मैं ऐसे ब्रेक्स मारूंगा तो मेरी गाड़ी इनर्शिया के मारे जोर से जाके आगे टकराएगी, फॉरवर्ड इरेगुलरिटी से आगे टकराएगी। अब मेरी बॉडी के एफबीडी में यहाँ पे फोर्स पीछे आएगा, तो वो मेरी बॉडी के लिए रिटार्डिंग फोर्स है। So this is how we accelerate and we retard. All the motions on the surface of Earth are produced only due to friction. Otherwise वो जो जेट प्लेन वाले, रॉकेट प्लेन वाले मोशन थे, वो एक्शन रिएक्शन से हो रहे थे, वो भी खैर वहाँ भी एक्शन रिएक्शन था, पर हाँ उसे फ्रिक्शन नहीं कर रहे थे। जब एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल रही थी तो वहाँ भी एक्शन रिएक्शन था, यहाँ भी एक्शन रिएक्शन है। तो जमीन पे जितने भी मोशन होते हैं वो फ्रिक्शन के मारे होते हैं।
फ्रिक्शन आप कम कर दोगे तो जमीन पे मोशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। आइस पर चलना इसीलिए कठिन होता है, या मार्बल फ्लोर पे आपके घर में सांप आ जाए, तेल डाल दीजिए आप जमीन पे, तो थोड़ा शायद उसको चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जमीन से उसको फ्रिक्शन जो मिल रहा है वो कम हो जाएगा। वरना तो ऐसे सरपट भागेगा, क्योंकि बड़ा तगड़ा फ्रिक्शन उसको मिल रहा है। जितना भी फॉरवर्ड मोशन है वो इसीलिए है क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपके ऊपर फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो इसको मैं चेक करने के लिए क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि व्हेन अ मैन मूव्स ऑन अर्थ, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मैन एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द मैन फ्रॉम द अर्थ इज, तो इसका आंसर 0 डिग्री है कि 180 डिग्री है, ये मैं जानना चाह रहा हूं। यही कॉन्सेप्ट हमने अभी भी दिया है। और हाँ, इसका 0 डिग्री सही जवाब है, 0 डिग्री इसका सही जवाब है। यही हम थ्योरी से बोल रहे थे ना, आपकी आदत है कि आपको लगेगा फ्रिक्शन तो अपोज ही कर रहा है, इसलिए आपका दिमाग 180 डिग्री पे जा सकता है। और फॉरवर्ड मोशन इन ऑल बॉडीज मूविंग ऑन अर्थ इज क्रिएटेड ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस बॉडी में मैं जब चलता हूं तो मेरे चलने का ये कारण नहीं है कि मैंने खाना खाया। कोई गाड़ी जो चलती है उसके चलने का फिजिक्स की भाषा में ये कारण नहीं है कि आपने उसमें पेट्रोल डाला। हमने कुछ ऐसा किया है कि हमारे ऊपर एक बाहर से फोर्स हमारी बॉडी में आगे की तरफ काम कर रहा है। हमने जब एक चलने की प्रयास किया है तो हम जमीन पे पीछे एक्शन मारते हैं, पैर हमारा पीछे जाता है, वो पीछे की रेगुलेटरी को पीछे मारता है, तो हम पे जो फ्रिक्शन है वो आगे काम करता है। या फ्रिक्शन इज द कॉज ऑफ मोशन, यहाँ फ्रिक्शन इज द कॉज ऑफ मोशन, हियर फ्रिक्शन इज नॉट ऑपोजिंग मोशन, सो द एंगल इज नॉट 180 डिग्री। लिख दीजिए, हियर फ्रिक्शन इज द कॉज ऑफ मोशन, इट इज नॉट ऑपोजिंग मोशन। यहाँ जो फ्रिक्शन है वो कॉज ऑफ मोशन है, ऑपोजिंग नहीं कर रहा, अपोज नहीं कर रहा है, और इसलिए इसका एंगल 0 डिग्री है। यहाँ हम डिस्कस करते हैं पैडलिंग अ बाइसिकल। जब आप एक बाइसिकल को पैडल कर रहे होते हो तो जो गाड़ी का, साइकिल का पीछे का पहिया होता है वो पीछे जाता है। गाड़ी को स्टैंड पे खड़ी करके देखिए, बचपन से चलाई आपने साइकिल, जब आप पैडल मारते हो तो पीछे का पहिया पीछे जाता है, तो अब वो जमीन को पीछे मारता है, जमीन उसको आगे मारती है। तो रियर व्हील पे जो फ्रिक्शन है ना, वही पूरी बॉडी के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स है जो पूरी बॉडी को फिर स्लाइड कराती है। जब आप एक साइकिल को पैडल मारते हो तो रियर व्हील जमीन को पीछे मारता है, तो फ्रिक्शन उस पर जो काम करता है ना रियर व्हील पे, वो आगे काम करता है। और पूरी साइकिल पे, पूरे सिस्टम पे केवल यही एक एक्सेलरेटिंग फोर्स होता है। और इसके कारण सपोज ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में गाड़ी जाना चाह रही है, ये रियर व्हील है और ये फ्रंट व्हील है। तो हमने जब पैडल मारा तो हमने एक्शन यहाँ लगाया है, तो जमीन ने रिएक्शन यहाँ लगाया है, और ये पूरे सिस्टम के लिए एक फॉरवर्ड फोर्स है। तो गाड़ी, साइकिल चलती है फ्रिक्शन के मारे। हाँ, इस समय जो फ्रंट व्हील है ये तो पावर्ड नहीं है, ये तो चेन से कनेक्टेड नहीं रहता है। फ्रंट व्हील का तो केवल काम डायरेक्शन चेंज करना है। जो फ्रंट व्हील है फिर क्या है, ये सिर्फ इसको जाके आगे की इंटरलॉकिंग को ऐसा मारता है। तो फ्रंट व्हील पे जो फ्रिक्शन है ना वो बैकवर्ड काम करता है। आप जब साइकिल पे पैडल मारते हो तो पीछे का पहिया जमीन को पीछे मारता है, तो पूरी साइकिल आगे चलती है। तो पूरी साइकिल आगे चल रही है तो फ्रंट व्हील भी आगे स्लाइड करते हुए जाता है। तो ये जो आगे वाली इरेगुलरिटी है ना उससे टकरा जाता है। बात माइक्रोस्कोप में है, बहुत छोटी छोटी है। तो ये जो सामने की इरेगुलरिटी है ये फ्रंट व्हील पे फ्रिक्शन पीछे लगाता है। तो बस ये याद रखना है कि जब साइकिल को हम पैडल मारते हैं तो रियर व्हील पे फ्रिक्शन आगे काम करता है और फ्रंट व्हील पे फ्रिक्शन पीछे काम करता है। आगे वाले पहिए पे पीछे, आगे वाले पे पहिए पीछे, और पीछे वाले पहिए पे आगे। जब हम फ्रिक्शन पैडल मारते हैं तो पीछे का पहिया जमीन को पीछे मारता है, तो इस पर फ्रिक्शन आगे लगता है। ये पूरे सिस्टम के एम ए के लिए जिम्मेदार है फोर्स, m + m × a के लिए जिम्मेदार है। अब जब पूरी साइकिल आगे स्लाइड कर रही है इसके मारे, तो आगे का पहिया तो जमीन को जाके आगे मारता है, तो जमीन उसको पीछे मारती है। ये एक्सेलरेटिंग फोर्स है और ये रिटार्डिंग फोर्स। पीछे के पहिए से हम जरूर हमेशा ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट करना चाहेंगे, क्योंकि पीछे के पहिए से, इसको देखिए थोड़ा बड़ा बनाया है मैंने,
क्या इसका मास वास ज्यादा लिया है, आगे चल के समझ में आएगा कैसे क्या फर्क पड़ रहा है। पीछे के पहिए से जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा हो तो एक्सीलरेशन गाड़ी में ज्यादा अच्छा डेवलप हो जाएगा। फ्रंट व्हील पे जो फ्रिक्शन है आगे पे पीछे और पीछे वाले पे आगे, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। दिस इज हाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द साइकिल इज पैडल्ड। कई बार साइकिल जो है आप ढलान पे नीचे उतार रहे हैं, आप उस पर पैडल नहीं मार रहे हैं। अब दोनों पहिए जो हैं, अब दोनों पहिए, अगर ये केस है, अगर ये केस है, दे नॉट बीइंग पैडल्ड। जब आप पैडल नहीं कर रहे हैं तो आगे की इरेगुलरिटी को ये भी टक्कर मार रहा है और आगे की इरेगुलरिटी को ये भी टक्कर मार रहा है। तो when not being paddled, friction on both the wheels is in backward direction. जब पैडल कर रहे हैं, जब पैडल कर रहे हैं तो आगे वाले पे पीछे और पीछे वाले पे आगे, और जब पैडल नहीं कर रहे हैं तो फिर फ्रिक्शन वही करता है जो हमेशा करता है दोनों पहियों पे, यानी ऑपोजिशन। When not being paddled, friction on both the wheels is in backward direction. जब आप हुसैन बोल्ट बन रहे हो, आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो, आपको 1 सेकेंड इंप्रूव करना है, तो आप जमीन से ज्यादा एक्सीलरेशन प्राप्त करने की कोशिश करोगे। स्पाइक्स पहनते हो आप, उसके बाद आप जितनी जोर से जमीन को मार सकते हो, जितनी जोर से जमीन को मार सकते हो मारो, उतना ज्यादा आपको रिएक्शन मिलेगा, उतना ज्यादा जमीन से आपको एक्सीलरेशन मिलेगा। जमीन जितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन आपको दे सकती है ना, उतना तो हम प्राप्त ही नहीं कर पाते। हमारे पैरों में उतनी ताकत नहीं, हमारी हड्डियों में उतनी ताकत नहीं है, टूट जाएंगी ज्यादा जोर से जमीन को मारा तो, जमीन तो नहीं टूटेगी। और अगर जरूरत से ज्यादा, मतलब मे बी थोड़ी सॉफ्ट जमीन है, आइस वाइस की बात करें, बर्फ पे चलने की बात करें, तो फिर जब हम पीछे मारते हैं तो इंटरलॉकिंग टूट जाती है। अगर इंटरलॉकिंग न टूटे तो हाँ, जितनी ज्यादा फोर्स से आप जमीन को मारोगे उतना ज्यादा आप में एक्सीलरेशन होता है। आप अगर रेस जीतना चाहते हो तो आप जमीन पर और जोर से ताकत से मारो, हाँ बस ये इंटरलॉकिंग टूट ना जाए, तो फिर आप स्लिप हो जाओगे, पीछे चले जाओगे, वो ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब बॉडी रेस्ट पे है। ये अर्थ के ऊपर एक बॉडी रेस्ट पे रखी हुई है, ये अभी चल नहीं रही है। इस समय अगर कोई फ्रिक्शन है इस बॉडी और अर्थ के बीच में तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। और चूंकि इस समय बॉडी नहीं चल रही है, इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने का एक महामंत्र है, और वो महामंत्र है इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी नहीं चल रही है और आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है, तो बोलिए बॉडी इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब इस समय बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, तभी तो मोशन हो नहीं रहा बॉडी में, तभी तो आप इसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं कर पाए। तो अगर मैंने अभी यहाँ कोई फोर्स नहीं लगाया है, अगर मैंने यहाँ अप्लाइड फोर्स 0 है टू क्रिएट मोशन, तो फिर इस समय फ्रिक्शन भी 0 है, क्योंकि फ्रिक्शन तो यहाँ आता ना, ये इसकी इरेगुलरिटी को ऐसे प्रेस करता, तो हम यहाँ कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे हो, तो ये इंटरलॉकिंग हो ही नहीं रही है, इम्पेंडिंग मोशन है ही नहीं, देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ मोशन। इस समय फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन 0 है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है तब व्हेन देयर इज नो फोर्स ट्राइंग टू क्रिएट मोशन। अब क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया पर मैं बॉडी को नहीं हिला पाया, इसका मतलब जरूर यहाँ पे एक 10 न्यूटन का और फोर्स कहीं से पैदा हो गया अपने आप ही, जिसने इसको कैंसिल कर दिया। और बस वो जो अपने आप फोर्स पैदा हो जाता है, जिसका हम ज्यादा डीप में कारण नहीं बताना चाहते, हम बोलते हैं आप जरूर यहाँ फ्रिक्शन 10 न्यूटन का पैदा हो गया। कारण तो यही है कि यार ये पहले तो ऐसा रखा था, ये टच नहीं कर रहे थे, पहले तो ये ऐसा रखा था, ये टच नहीं कर रहे थे, तो टच नहीं कर रहे थे तो फ्रिक्शन नहीं था। अब इसको चलाने की कोशिश की, अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट बना, पहले तो कॉन्टैक्ट नहीं था, अब ये कॉन्टैक्ट बना। तो कॉन्टैक्ट बना तो मेरे एफबीडी में जमीन से फोर्स आया, ये जरूर 10 न्यूटन आया होगा। मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूं और बॉडी को हिला नहीं पा रहा, बॉडी अपनी जगह से नहीं हिल रही, तो इसका मतलब इस बॉडी में बाहर से 10 न्यूटन और आया है। अब हम ये ज्यादा डिस्कस बार बार नहीं करना चाहते कि इस कॉन्टैक्ट से आया है, तो हम बोलते हैं 10 न्यूटन का फ्रिक्शन जनरेट हो गया। अगर अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन का है तो फ्रिक्शन भी इस समय 10 न्यूटन का है। ये कैसे पैदा हो गया, अब हम उसकी फिजिक्स नहीं बताना चाहते बार बार,
बस हम एक लॉ बना लेना चाहते हैं ताकि हमें ज्यादा डीप में बार बार सोचना ना पड़े। एक लॉ बना लेना चाहते हैं कि भाई अगर बॉडी मोशन में नहीं आ पा रही है तो ये जो फ्रिक्शन है अप्लाइड फोर्स के बराबर, और एग्जैक्टली डायरेक्शन भी इन दोनों की ऑपोजिट। कुल मिला के एक बड़ा गोल्डन रूल यही है कि until the motion begins, until the motion begins, until the motion begins, friction is equal to applied force. Friction is equal to applied force, magnitude में, and opposite in direction. तभी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी ना। मैंने 10 न्यूटन इधर लगाया, बॉडी में मोशन नहीं हुआ, इसका मतलब फ्रिक्शन भी एक 10 न्यूटन का पैदा हो गया। मैंने थोड़ी 20 न्यूटन लगाया और अभी भी मैं इसके इक्विलिब्रियम को नहीं बिगाड़ पाया, तो अब फ्रिक्शन 20 न्यूटन हो गया। इधर से धक्का मार रहा था, बॉडी मोशन में नहीं आ रही थी, तो मैंने मंत्र जंतर पढ़ा और इधर से धक्का मारा, चलो बॉडी को कि इधर धक्का मार के देखता हूँ, और अभी भी अगर बॉडी मोशन में नहीं आई, मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया और मैं इस मेज को, भारी सा बक्सा था जमीन पे, मैं इसे नहीं खिसका पाया, तो इस पर 100 न्यूटन फ्रिक्शन उधर से आया। फ्रिक्शन इसलिए हम मानते हैं सेल्फ एक्टिंग फोर्स है, अपने आप पैदा हो जाता है। हम इसकी फिजिक्स नहीं बताना चाहते ना, इसलिए हम बोलते हैं सेल्फ एक्टिंग है और ये सेल्फ एडजस्टिंग है। ये अपने आप इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन, अब मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन, इसके बारे में इसको कई बार ऐसा भी पढ़ाते हैं, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के लॉज बता रहे हैं। नंबर 1, फ्रिक्शन इज सेल्फ एक्टिंग, अपने आप पैदा हो जाता है। अब ये तो फोर्स है, अपने आप थोड़ी पैदा होगा, पर हम उतनी डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं ना, हम चीजों को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, डिस्कशन ओरिएंटेड करना चाह रहे हैं। तो सिंप्लीफाई करना ही तो साइंस का मतलब है। तो हमने एक बड़ा अजीब सा रूल बना दिया है, जैसे फ्रिक्शन ना हो, ये फ्रिक्शन का कोई फिक्टिशियस रूल हो, अपने आप ही पैदा हो जाता है, अपने आप कुछ पैदा होता है, इट इज सेल्फ एक्टिंग। और दूसरी तरह ये सेल्फ एडजस्टिंग है, ये सेल्फ एडजस्टिंग है, क्योंकि अगर अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है और मोशन नहीं हो रहा, तो जरूर फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन है, और अप्लाइड फोर्स 1000 न्यूटन है और अभी भी मोशन नहीं हो रहा, तो फ्रिक्शन भी 1000 न्यूटन। ये सेल्फ एडजस्टिंग है, वो तो एक्शन रिएक्शन है ना। जब तक ये इंटरलॉकिंग टूट नहीं जाती, जब तक ये टूट नहीं जाती, बहुत हार्ड होगी, ये सरफेस बड़ी हार्ड होगी, डायमंड की बनी होगी, तो काफी ज्यादा देर तक ये नहीं टूटेगी। जब तक ये टूट नहीं जाती तब तक तो ये, अगर आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन भी बढ़ाएगी। तो ये सेल्फ एडजस्टिंग है, और बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन भी ऑटोमेटिकली अपने आप ही डिसाइड कर लेता है मेरे को कहाँ पैदा होना, क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है। अब तुम इधर से मारने के बजाय, अगर इधर से मार रहे हो, अगर तुम इधर से मार रहे हो, तो फ्रिक्शन इसके इधर से आएगा, इसके अगेंस्ट आएगा। इधर से मार रहे थे तो ऐसा आ रहा था, इधर से मार रहे हो तो ऐसा आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों अपनी खुद ही एडजस्ट कर सकता है। सबसे ज्यादा पावरफुल रूल ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब इक्विलिब्रियम। अंटिल द मोशन बिगिंस, इस पे 5 स्टार देने चाहिए। अंटिल द मोशन बिगिंस, हम लिख चुके हैं इस बात को कि फ्रिक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स व्हिच इज ट्राइंग टू क्रिएट द मोशन, राइट। यहाँ में ये भी समझ में आई कि अगर हार्डनेस सर्फेसेस की ज्यादा है तो वी कैन डिराइव मोर फ्रिक्शन फ्रॉम दैट सर्फेस। The force of friction depends on hardness, rather the maximum friction depends on hardness. इसकी minimum value static friction की है 0. Then there is no applied force. जब आप motion create करने के लिए कोई force नहीं लगा रहे, तो minimum value इसकी 0 है, and it will go on increasing. It goes on increasing as applied force increases. अगर applied force आप बढ़ाएंगे तो static friction भी बढ़ता चला जाएगा until motion begin. अगर एक बार motion begin हो गया तो फिर मैं उसे static friction में तो काउंट करूंगा भी नहीं ना। जब तक motion begin नहीं होता
तब तक ये इसकी मिनिमम वैल्यू है 0, और जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाता है और उसकी डायरेक्शन भी अपने आप ही एडजस्ट हो जाती है। फिर एक अगर और काम की बात मैं बोलूं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल, इट एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। इट एक्ट्स पैरेलल टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। जब हम इसका एफबीडी बनाएंगे तो हमें फोर्सेस की डायरेक्शन मार्क करनी रहेगी ना। ये बड़े काम का रूल है, इट एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट। अगर ये है, क्योंकि इंटरलॉकिंग तो यहाँ आएगी ना, तो फोर्स तो यहाँ आएगा ना, इसके पैरेलल आएगा। मैंने इस मोशन क्रिएट करने के लिए फोर्स यहाँ लगाया, तो फ्रिक्शन यहाँ काम करेगा इस इंटरलॉकिंग। इट एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लें। ओके, अब हम बात कर रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू तो 0 थी, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन कैन हैव एनी वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द अप्लाइड फोर्स। उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? तो आप जब अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो इधर से आने वाला फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। पर एक समय ऐसा आएगा कि जब हाँ ये अल्टीमेटली इंटरलॉकिंग टूट जाएगी। ये मैं बढ़ाता जा रहा हूँ तो कभी तो टूटेगी। ज्यादा हार्ड सरफेस है तो ज्यादा देर तक नहीं टूटेगी, सॉफ्ट सरफेस होगी तो जल्दी टूट जाएगी। और ये जब ये टूटेगी उसके बाद मोशन बिगिन हो जाएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इन्हें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अगर अप्लाइड फोर्स, इफ फोर्स अप्लाइड, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम लोग Fl से लिख सकते हैं। If applied force is greater than limiting friction, then motion begins. Motion begins, and the friction cannot be termed as static friction, क्योंकि अब तो मोशन बिगिन हो गया ना। अब स्टैटिक्स का तो केस ही नहीं रहा ना। एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो मोशन बिगिन हो जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, Fl से डिनोट करते हैं। तो अगर बॉडी ने चलना शुरू कर दिया है तो अब उसका नाम स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं हो सकता, अब उसका नाम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो स्टैटिक्स का केस है, और अगर बॉडी मोशन में है तो वो डायनामिक्स का केस है। तो अब डायनामिक फ्रिक्शन की बात करेंगे। अगर बॉडी चलना शुरू कर देगी तो कब चलना शुरू करेगी? जब उसकी इंटरलॉकिंग टूट चुकी होगी तब मोशन बिगिन होगा। जब तक ये रास्ता रोक के खड़ी है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और जब ये टूट गई है तो बॉडी चल देगी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जब मोशन बिगिन हो जाता है, जब मोशन बिगिन हो जाता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन 2 टाइप्स का होता है। एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में इंटरलॉकिंग्स have to be broken, और रोलिंग फ्रिक्शन में इंटरलॉकिंग्स आर क्रॉस्ड ओवर। काइनेटिक फ्रिक्शन यानी एक तो ये हुआ कि बॉडी को एक तो दूसरी बॉडी पे घसीट दो, तो जब आप इन्हें घसीट रहे हो तो ये इंटरलॉकिंग जो है सब टूट रही है, और तब बॉडी आगे बढ़े चली जा रही है। ये जो इंटरलॉकिंग्स है वो टूट रही है, इंटरलॉकिंग्स आर टू बी ब्रोकन। और रोलिंग में तो बड़े दिमाग से काम लेते हैं शायद हम, ऐसे इस जो अवरोध है हमारे रास्ते में, जो रुकावट है, इसी के कंधे पे पैर रख के इसी का सहारा लेके ऐसे घूम जाते हैं। अभी रोलिंग में इंटरलॉकिंग्स आर क्रॉस्ड ओवर, अब इनसे लड़ते नहीं हैं। जो हमारे रास्ते में रुकावट है उसी को हम अपनी ताकत बना लेते हैं। स्लाइडिंग में तो हम अड़े पड़े हैं, इससे इसी से लड़े जा रहे हैं, इसको तोड़ेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रोलिंग में बड़ी चालाकी से इसी को कंधा बनाया एंड इरेगुलरिटीज आर क्रॉस्ड ओवर। तो एनीवे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए अभी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और इतना तो क्लियर है कि रोलिंग फ्रिक्शन आइडियली 0 है। आइडियल रोलिंग अगर केस बात करें, अगर आइडियल रोलिंग की बात करें तो उसमें फ्रिक्शन 0 होता है। हाँ, स्लाइडिंग में फ्रिक्शन होता है। तो चलिए अब हम इसमें बात करते हैं आपसे, इसकी मैथमेटिक्स में बात करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब शायद पहली बार किसी फॉर्मूले की बात करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं
जैसे म्यू से डिनोट करते हैं, ऐसे म्यू लिखते हैं। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, अगर स्लाइडिंग मोशन बिगिन नहीं हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, अब एस फॉर स्टैटिक भी है और एस फॉर स्लाइडिंग भी है, तो देख लीजिएगा म्यू एस का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और म्यू के का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और म्यू आर का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। इसकी मैथमेटाइज करे बगैर तो कुछ होना ही नहीं है फिजिक्स में। थियरी कब तक पढ़ते रहो, कितना ही पढ़ते रहो, जब तक वो कैलकुलेशंस ना हो, फॉर्मूले ना हो, तब तक तो सब बेकार है और अनइम्पॉर्टेंट है। उसका उस थियरी में से एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। तो ये म्यू को हमें जम देना पड़ेगा। ये कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन है। हम समझते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन को हम जीरो मान सकते हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम बोलते हैं कि ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होगा। क्योंकि जब एक बार मोशन बिगिन हो जाता है ना, एक बार जब मोशन बिगिन हो जाता है ना, इरेगुलरिटीज को तोड़ के, एक बार जब मोशन बिगिन हो जाता है तो उसके बाद मोशन मेंटेन करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि सरफेसेस ऑलरेडी थोड़ी स्मूथ हो चुकी होती है। इसलिए जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। और ये जो म्यू एस है, इसकी डेफिनेशन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन पे डिपेंड की पोजीशन में डिफाइन करते हैं। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक बॉडी रखी है मास एम की, और इसको यहां चलाने के लिए हमने इस पे एक फोर्स पी लगाया है, और ये पी इतना है कि बॉडी बस अभी चलने वाली है। इस पे एक फोर्स तो एम जी है, एक फोर्स है जमीन का नॉर्मल रिएक्शन है, वेट ने एक्शन मारा तो जमीन ने नॉर्मल रिएक्शन मारा, और ये फोर्स अप्लाइड पी में बढ़ाते जा रहा हूं तब तक जब तक बस अब मोशन बस बिगिन होने ही वाला है। उसी को इम्पेंडिंग मोशन बोलते हैं। जब मोशन बिगिन होने ही वाला है ना, तो उस समय जो फ्रिक्शन है जो एक्सपेक्टेड मोशन के अगेंस्ट है, अगर मैं पी यहां लगा रहा हूं तो एक्सपेक्टेड मोशन यहां, और अब मैं खाली फ्रिक्शन इस ब्लॉक पे बात कर रहा हूं, स्लैब की बात नहीं कर रहा। तो इस पे फ्रिक्शन हमेशा पीछे, जिस पे आप अप्लाइड फोर्स लगाते हो ना, उस पे तो फ्रिक्शन पीछे होता है, दूसरे वाली बॉडी पे फ्रिक्शन आगे होता है। इसका तो हम एफबीडी बना ही नहीं रहे, हम तो इसी का एफबीडी बनाने में इंटरेस्टेड है। इस ब्लॉक को मैं जमीन पे सरफेस पे स्लाइड कराना चाहता हूँ, तो मैंने ये अप्लाइड फोर्स लगाया, पुलिंग फोर्स लगाया, और इसकी वैल्यू बढ़ाई, और तब उस समय सिचुएशन देख रहा हूँ जब बॉडी जस्ट स्लाइड होने वाली है, तो ये जो फ्रिक्शन है ये एक्चुअली लिमिटिंग फ्रिक्शन कहूंगा फिर उस समय। तो अब चलो ये मैं इधर एन बना देता हूँ, यहाँ की जगह नॉर्मल रिएक्शन, ये एम जी है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और इसको हम बोलते हैं एस। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, एस को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, या इन दोनों को थोड़ा छोटा बना देते हैं। ये एफ एल, एस को हम बोलते हैं रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट की, सपोज ये ग्राउंड है, तो बॉडी और ग्राउंड में कॉन्टैक्ट की वजह से ये एस पैदा हुआ है, क्योंकि बॉडी का जमीन से कांटेक्ट है, इसीलिए बॉडी में एन काम कर रहा है, और क्योंकि बॉडी का जमीन से कांटेक्ट है इसीलिए उस पर फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो एन का और एफ एल का जो रिजल्टेंट है उसको एस बोलते हैं, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन इज ऑल्सो ड्यू टू कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शन इज ऑल्सो ड्यू टू कॉन्टैक्ट, एंड द रिएक्शन इज ऑल्सो ड्यू टू कॉन्टैक्ट। सो द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स इज एस, और इस एंगल को फिर हम इस समय लैम्डा बोलते हैं। इस लैम्डा को ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए जरूरी है कि ये जो फोर्स है ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। आप स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, ये हमेशा जरा ध्यान से देखना। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो जीरो से लेके एफ एल तक कुछ भी हो सकती है, अभी ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो अब इस समय में जरा मैं देखूं, इक्वेशन बनाऊं, एस का कॉस लैम्डा एन आ जाएगा, एस का कॉस लैम्डा एन आ जाएगा, और एस का साइन लैम्डा एफ एल आ जाएगा। तो मैं अगर इन्हें स्क्वायर करके ऐड कर लूं तो कॉस स्क्वायर लैम्डा प्लस साइन स्क्वायर लैम्डा 1 हो जाएगा। अगर मैं स्क्वायर
स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो एस आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस एफ एल स्क्वायर। जहां अभी चाहें तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है, तो हम चाहें तो एन को एम जी बोल सकते हैं क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है। तो ये फॉर्मूला ऐसे कोई खास विशेष काम का नहीं, पर हाँ फॉर्मूला है। इन पे भी कोई अलग से न्यूमेरिकल नहीं बनता, इस पे भी यूजुअली कोई खास न्यूमेरिकल नहीं बनता। मैं इन्हें डिवाइड करता हूँ इन दोनों इक्वेशंस को, अगर इन्हें डिवाइड करता हूँ तो मैं दिस बाय दिस कर देता हूँ, तो 10 लैम्बडा आ जाएगा FL बाय n, और इस 10 लैम्बडा को ही हम म्यू बोलते हैं, वही जिसका नाम हम कोएफिशिएंट दे चुके हैं। तो ये जो फॉर्मूला अब हमारे पास फाइनली आ रहा है ना, ये जो हमारे पास फाइनली फॉर्मूला आ रहा है, ये काम का है, बहुत काम का है। बेसिकली मेरे पास s को साइन लैम्बडा आया, s साइन लैम्बडा आया FL, s cos लैम्बडा आया n, s आया अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस FL स्क्वायर, और अल्टीमेट फॉर्मूला आया 10 लैम्बडा। 10 लैम्बडा भी चलिए हटा ही दीजिए, म्यू का फॉर्मूला आया FL बाय n। ये हमने इसमें सारे फॉर्मूले पढ़े, जिसमें ये असली काम का फॉर्मूला है जो आगे ज्यादातर बहुत इस चैप्टर में बस यही बार बार काम आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे, इससे इसकी बदौलत अब हम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन FL, म्यू का फॉर्मूला है FL बाय n, तो FL का फॉर्मूला है म्यू n। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 5 स्टार देने लायक है। FL का फॉर्मूला है म्यू n। ध्यान रखिए, वार्निंग लिखिए कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है। स्टैटिक फ्रिक्शन कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 to FL डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ये लाइनें काम की, और क्योंकि अभी मोशन बिगिन नहीं हुआ है, होने ही वाला है, इसलिए म्यू एक्चुअली म्यू एस है, अभी मोशन बिगिन नहीं हुआ है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, और अब पहली बार मेरे पास उसका एक फॉर्मूला है, वो है म्यू एस इंटू एन। म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एन भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एन इज द नॉर्मल रिएक्शन, और ये हमेशा mg नहीं होगा। यहाँ तो जो मैंने एफपीडी बनाया था उसमें ये mg था और ये n था। ये n बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इट इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ दैट एक्शन which is responsible for pressing the interlockings। बहुत ही काम का फॉर्मूला है, और ये भी ध्यान देना है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, इट इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन। N is the normal reaction of that action which is responsible for pressing the interlockings। यहाँ पर मतलब which is responsible for generating the friction। यहाँ पर ये जो ग्राउंड के ऊपर मैंने एक बॉडी रख दी, तो इस बॉडी में इंटरलॉकिंग ऐसी थी। अभी अगर इस वेट के कारण ही तो अंदर घुसी है ना, ये एक्शन है जिसके कारण ये इंटरलॉकिंग्स हुई है। अब इसका जो रिएक्शन है वो इस फॉर्मूले में n है, तो वार्निंग लिख दीजिए, दिस n इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू mg। अगर ऐसी सिचुएशन है जहां एक्शन, वह एक्शन जो इरेगुलरिटीज की इंटरलॉकिंग के लिए जिम्मेदार है वो वेट है, तो हाँ n जो है वो mg के बराबर है। दिस n, इस n का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जरा ध्यान से देख लीजिए। पहली बात तो यह है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का ये फॉर्मूला है, ये स्टैटिक का नहीं है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला है। मैक्सिमम फ्रिक्शन जो आप जनरेट कर सकते हो दो सरफेसेस के बीच में, इससे पहले कि वो यील्ड हो जाए, उनकी इंटरलॉकिंग टूट जाए, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो जनरेट कर सकते हैं वो ये। और इससे ज्यादा अगर आपने अप्लाइड फोर्स लगा दिया तो इंटरलॉकिंग टूट जाएंगी और मोशन बिगिन हो जाएगा। एन के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। एन इज द नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर तो आ ही जाएगा,
n is the normal reaction, ये n है। तो नॉर्मल की वजह से हम एक बात ये कह रहे हैं, फ्रिक्शन के बारे में हमने कहा था, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट, फ्रिक्शन के बारे में कहा था। तो n के बारे में आप ये लिख दीजिए कि डायरेक्शन ऑफ n या अ फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर, a force which is perpendicular to the direction of friction is the normal reaction. A force which is perpendicular to the direction of force of friction is the normal reaction. इसका नाम normal है ना, friction की direction है parallel to the surfaces in contact और n है, so it is perpendicular to the direction of force of friction। बोलिए आप, तो force of friction या perpendicular direction में जो force है वो normal n उसको मार्क करना होता है FBD में। तो यहाँ तक मैंने आपको ये पढ़ाया है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की कभी मिनिमम वैल्यू है वो 0 है और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एस इंटू एन। वो म्यू एस है, जब तक मोशन बिगिन नहीं हुआ है, मोशन बिगिन होने ही वाला है, तो जो म्यू है उसका नाम है म्यू एक्स। और जब मोशन बिगिन हो जाता है तब जो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन बचता है वो म्यू के इंटू एन के नाम से उसको सवालों में लिया जाता है। न्यूमेरिकल्स में हम लोग म्यू के इंटू एन में, तो अगर मोशन हो रहा है, अगर बॉडीज में मोशन हो रहा है तो फोर्स जो अप्लाइड अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम भी है ना, अगर किसी कारण से मोशन हो रहा है तो अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम भी है, अगर एक बॉडी को मैं इनिशियली कोई जोर से वेलोसिटी देके फेंक दूं, इनिशियल वेलोसिटी मैंने दे दी और एडिशनली मैं कह रहा हूं यहां जो फोर्स है ना एक इनिशियल वेलोसिटी भी है और मैं जो फोर्स लगा रहा हूं बॉडी पे वो म्यू एस इंटू एन बाई 2 लगा रहा हूं, ठीक है। एक बॉडी में इनिशियल वेलोसिटी है, बॉडी चल रही है और मैं एक फोर्स लगा भी रहा हूं, वो जो म्यू एस इंटू एन होना चाहिए ना उसका आधा लगा रहा हूं, लिमिटिंग फ्रिक्शन का आधा फोर्स लगा रहा हूं। और अब बोल रहा हूं कि इस समय ये मेरा अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है। अब मैं कह रहा हूं कि फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताओ, तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहां आएगा और उसका फॉर्मूला म्यू के इनटू एन होगा। अगर बॉडी रेस्ट पे होती तो इतना फोर्स लगाने से मोशन बिगिन नहीं होता, मुझे कम से कम इससे थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता तो मोशन बिगिन होता, पर मैंने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी और मैं फोर्स भी लगा रहा। अगर मोशन हो रहा है, किस कारण से हो रहा है हमें मतलब नहीं है, अगर मोशन हो रहा है तो फिर काइनेटिक का ये केस है और फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू के इनटू एन। अगर मोशन हो रहा है तो फिर हम कुछ नहीं देखते कि हमारा जो फोर्स है वो लिमिटिंग से ज्यादा में लगाया है कि कम लगाया है। अगर वेलोसिटी नहीं है, ये बॉडी यहाँ रेस्ट पे रखी है, ये बॉडी रेस्ट पे रखी है और फिर मैं वो फोर्स जिससे मोशन क्रिएट हो वो जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ अगर वो म्यू एस इंटू एन बाई 2 है तो मोशन बिगिन नहीं होगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन का आधा फोर्स आप लगा रहे हैं। आपको जो फोर्स मोशन क्रिएट करने के लिए लगाना पड़ेगा कम से कम वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर लगाना पड़ेगा या उससे थोड़ा ज्यादा की कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन आ रहा है, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेशन से 10 न्यूटन आ रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि यार आंसर जो अप्लाइड फोर्स है वो तो थोड़ा 10 से ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 10.00000001 हुआ तो भी मोशन तो हो जाएगा, पर अब मैं से कितना कहूं, ये बाउंड्री केस है। तो अगर अप्लाइड फोर्स एफएल के बराबर है, अगर अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू एफएल, तो हमारी मर्जी हम ये चाहे तो ये भी मान सकते हैं कि ये एफएल से थोड़ा सा ज्यादा है, ये बाउंड्री केस है, इस पे कभी मत उलझना। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन है और मैंने 10.000010 लगा दिया तो मोशन हो जाएगा। अब मैं 10.000001 को मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूं, तो बाउंड्री केस में हम मान लेते हैं कि 10 न्यूटन लगा दिया ना, तो तुम अगर चाह रहे हो कि इससे मोशन हो रहा है तो बोल दो कि हाँ मोशन हो रहा है। तुम चाह रहे हो, तुम्हारे सवाल के हिसाब से जरूरत है ये बोलने की कि जस्ट मोशन बिगिन होने वाला है, तो ये बोल दो कि मोशन बिगिन होने वाला है। हम दोनों चीजें एक्सेप्ट करेंगे। ये बाउंड्री वैल्यू है और बाउंड्री वैल्यू को हम इधर भी गिन लेते हैं उधर भी गिन लेते हैं। अगर अप्लाइड फोर्स एफ के बराबर है तो आप ये बोल सकते हैं कि आखिरी मौका है जब बॉडी नहीं चल रही, या अप्लाइड फोर्स जब एफएल के बराबर है और आपका सवाल इस बात को कह रहा है कि मोशन हो रहा है, तो आप ये बोल दो कि बॉडी ने अभी चलना जस्ट शुरू ही किया। ये बाउंड्री केस है। अगर अप्लाइड फोर्स एफएल है तो आप चाहो तो ये मान लो कि बॉडी रुकी हुई है और बस चलने ही वाली है,
या अप्लाइड फोर्स एफएल है, तो आप मान लो कि बॉडी ने भी जस्ट चलना शुरू ही किया। एनीवे न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूले आएंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है, उसका एक ही कॉन्सेप्ट है, इट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स विच इज ट्राइंग टू क्रिएट मोशन। हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है एफएल। स्टैटिक फ्रिक्शन को थ्योरी से निकालते हैं। लिख दीजिए, समरी लिख दीजिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द कंसीडरेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टैटिक फ्रिक्शन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टैटिक फ्रिक्शन is not equal to mu s into n. Static friction is calculated from the conditions of equilibrium. इक्विलिब्रियम की कंडीशन से हम इसको निकालेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन का ये मतलब है। हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर है उसकी बात कर रहा है तो म्यू एस इंटू एन, और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा है तो हाँ म्यू के इंटू एन। इनमें हमें प्रॉब्लम म्यू एस और म्यू के में नहीं आने वाली है। एक तो प्रॉब्लम आएगी एन ढूंढने में। एन हमेशा एम जी नहीं होता, इसलिए एन आपको दिक्कत देता है। आपके डायग्रामों में जो भी फोर्स फ्रिक्शन के सरफेसेस के परपेंडिकुलर है वो एन है, वही इंटरलॉकिंग्स को प्रेस कर रहा है। और सबसे बड़ी वार्निंग ये है कि जब तक मोशन बिगिन नहीं हुआ है उस समय म्यू का टर्म डिफाइंड नहीं है। म्यू का टर्म डिफाइंड है खाली लिमिटिंग केस में, खाली बाउंड्री केस में। फॉर्मूला ये बन जाता है तो हमारा सारा ध्यान फॉर्मूले पे जाता है और इसकी हमारी थ्योरी वीक पड़ती जाती है। यहाँ थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। अगर मोशन बिगिन नहीं हुआ है अभी, स्टैटिक का केस है, तो आप म्यू इंटू एन वाला फॉर्मूला चूज कर ही नहीं सकते। अंटिल द मोशन बिगिन्स, फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स which is trying to create motion, and if the motion is just about to begin, impending motion है, then it is called limiting friction and the force of friction is equal to mu s into n. And if the body is in motion, whether the applied force is less than or more than limiting friction, but there is some motion due to some force, or maybe there is no force at all, then the force opposing the motion is mu k into n. ये तीन सिचुएशन है जो आपको न्यूमेरिकल में काम आएगी। सबसे कम ये काम आएगी, सबसे ज्यादा ये काम आएगी, कभी कभी ये भी काम आएगी। और ये जब तक काम आएगी तब तक आपकी न्यूमेरिकल आपका क्वेश्चन नेगेटिव जाएगा, क्योंकि हमारी आदत सीधे इसकी पड़ जाती है, बहुत ज्यादा पड़ जाती है। स्टैटिक फ्रिक्शन कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 to mu s into n, but it is not equal to mu s into n. It can have any value between 0 to mu s into n. Static friction can have any value between 0 to limiting friction. और मोशन जस्ट बिगिन होने वाला है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू एन, म्यू एस एन। धीरे धीरे तो हम ये अंडरस्टूड रहेगा कि हम म्यू एस की बात कर रहे हैं, और अक्सर हम सिर्फ म्यू लिखा करेंगे। जब हमने अक्सर इसे सिर्फ म्यू लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड नहीं है कि म्यू एस है कि म्यू के है, तो मोस्टली म्यू एस ही होता है। जब कॉन्टेक्स्ट से क्लियर हो जाता है कि कौन सा म्यू है, पर म्यू एस है कि म्यू के है, नॉर्मली इसे बहुत ज्यादा हम लोग लिखते नहीं है, तो कॉन्टेक्स्ट से सोच लेते हैं, और नहीं तो फिर ये म्यू एस होता है। या हम आपसे ये बात कर सकते हैं कि द फैक्टर्स ऑन विच म्यू बिटवीन टू सरफेसेस डिपेंड, फैक्टर्स ऑन विच म्यू बिटवीन टू सरफेसेस डिपेंड, फैक्टर्स ऑन विच म्यू डिपेंड्स, तो नेचर ऑफ हार्डनेस ऑफ द टू सरफेसेस। अगर ये डायमंड की इंटरलॉकिंग हो रही है तो काफ़ी मुश्किल से टूटेंगी, तो म्यू ज़्यादा रहेगा इनके बीच में। ज़्यादा रफ है तो इंटरलॉकिंग ज़्यादा डीप हो जाएगी, तो फिर से मोशन बड़ी मुश्किल से बिगिन होगा, तो उस समय भी म्यू बढ़ जाएगा। गिवन सरफेसेस के लिए अगर एक ग्लास है और एक वुडन पीस है, तो इनके लिए म्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि म्यू डज नॉट डिपेंड ऑन मास दोनों बॉडीज के, और सबसे बड़ी बात है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे भी डिपेंड नहीं करता। म्यू डिपेंड नहीं करता मास पे, और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे भी डिपेंड नहीं करता। ये और इंटरेस्टिंग बात है कि आप एक बॉडी को ऐसे रखो या ऐसे रखो, म्यू तो सेम ही है, क्योंकि वुड और लकड़ी है ना, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा है तो म्यू डिपेंड नहीं करता। म्यू केवल हार्डनेस और रफनेस पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। फॉर अ गिवन टू ऑब्जेक्ट्स, एक ग्लास और एक वुड है, तो इनके बीच में आप इन्हें कैसे भी रख लीजिए, इनके बीच में म्यू फिक्स्ड है। The factors on which FL depends, तो FL का फॉर्मूला है म्यू इनटू n, so FL depends on all those factors
on which mu depends. इसलिए FL is proportional to hardness, FL is proportional to roughness, FL is proportional to mass to the power 0. ये शायद गड़बड़ हो गया. And FL is proportional to area to the power 0. यहाँ इसका फॉर्मूला है फिलहाल म्यू mg, तो ये कहना गलत हो जाएगा. ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो मास के इंडिपेंडेंट है, वो कहना गलत हो जाएगा. जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है मैं वो तो खैर फिलहाल ये कह रहा हूँ दिस प्रोपोर्शनल टू n. खैर FL मास पे डिपेंड करता है, हिस्सा में तो डिपेंड कर रहा है. तो चलिए देखते हैं. भारी भारी हल्का बक्सा रखा है तो आप जमीन पे सरका लोगे, उसी मटेरियल का भारी बक्सा रखा है तो आप शायद नहीं सरका पाओगे. तो म्यू मास पे डिपेंड नहीं करता, म्यू मास पे डिपेंड नहीं करता, पर फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो मास पे डिपेंड करता है. अगर भारी ऑब्जेक्ट होगा तो वो ज्यादा जोर से इंटरलॉकिंग्स को प्रेस करेगा तो ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट करेगा. हाँ, फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट है एरिया के. ये इंपॉर्टेंट लाइन, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है. फ्रिक्शन एरिया के इंडिपेंडेंट है. इस लाइन इसको अपन ऐसा बोलेंगे कि बेसिकली अगर एक ऑब्जेक्ट को आपने ऐसा रख दिया तो हमको तो लग रहा है कि एरिया कॉन्टैक्ट ज्यादा है अभी, तो इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी. और ऐसे रख दिया तो एरिया कॉन्टैक्ट कम है. एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो एरिया कॉन्टैक्ट होता है ना वो बहुत ही कम होता है टोटल एरिया के. एरिया इसीलिए इंडिपेंडेंट है क्योंकि जो आपको दिख रहा है एरिया कॉन्टैक्ट ना, actual area of contact is much less than the physical area of contact जो आपको दिख रहा है. क्योंकि ये कॉन्टैक्ट यहाँ बनता ही नहीं, ये इंटरलॉकिंग्स की वजह से, इनकी वजह से यहाँ कॉन्टैक्ट इन पॉइंट्स पे हो रहा है ना, बस इन पॉइंट्स पे. ये पूरा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट थोड़ी ना है, कॉन्टैक्ट तो इन पॉइंट्स पे हो रहा है बस. तो जो इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो फिर दोनों ही केस में जितना आपको दिख रहा है ना उससे बहुत कम है. इसलिए वो एरिया के इंडिपेंडेंट. अभी भी जो आपको एरिया दिख रहा है जो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, जहां जो अगर ये एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो जो इफेक्टिव एरिया, ये एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है पर इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वो यहाँ भी और यहाँ भी, इसलिए वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता. जो इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है इंटरलॉकिंग्स की वजह से वो काफी कम है. और यहाँ जो इंटरेक्शन होता है ना इनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उससे फ्रिक्शन जनरेट होता है. तो ये थियरी के हिसाब से एक जगह डीप इंपॉर्टेंट लाइन है. वैसे थियरी इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये एक थियरी की लाइन इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ सकती है. इसको एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए. रीजन खाली इतना देगा आपको एक ऑप्शन में, बिकॉज द इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, द एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज मच लेस देन द that decided by the dimensions of the body. ये जितना एरिया है इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत कम है, इससे भी और इससे भी कम है, और दोनों में बराबर. असल में क्या होता है, ऐसे में वेट ज्यादा हो गया ना, एरिया कम है, दिखने वाला एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा है. तो प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पे ये ज्यादा पार्टिकल्स को टच कर लेता है. ऐसे में और ऐसे में जो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो दोनों बार सेम आता है. ये बात हमें समझ में आए या ना आए, इसे रट लेना है और ये एग्जाम में आने लायक. ठीक है, ऐसे में प्रेशर कम है, एरिया ज्यादा दिख रहा है ना, प्रेशर होता है फोर्स अपन एरिया, तो प्रेशर कम है. और ऐसे में प्रेशर ज्यादा है. और दोनों बात जो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, प्रेशर ज्यादा है तो ये थोड़ा डीप घुसना चाहेगा तो थोड़ा ज्यादा मॉलिक्यूल्स को टच कर लेगा. ये ज्यादा डीप घुसना चाहेगा, ज्यादा मॉलिक्यूल्स को टच कर लेगा. तो अभी जो एरिया एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो दोनों बार सेम है, और जिस एरिया को आप देखते हो इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस एरिया के इंडिपेंडेंट कहा जाता है. ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के फॉर्मूले में एक तो ये चीज आ गई और दूसरी बात आ गई एन. और ये एन अभी तो एम है पर ये हमेशा एम जी नहीं होता. सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, एंड एन इज द reaction of that action which is responsible for pressing the interlockings. mu के बारे में एक बात लिख दीजिए कि mu is normally less than 1.
म्यू इज नॉर्मली लेस देन 1। म्यू होता है FL/N। तो म्यू जो है वो, ये जो फोर्स है जो बॉडी को चलाने की कोशिश कर रहा है, और ये उसका इस समय mg है, तो mg ने एक्शन लगाया है और ये नॉर्मल रिएक्शन। mg जो है वही इंटरलॉकिंग को प्रेस कर रहा है, इसी का जो रिएक्शन है वही म्यू इंटू एन में आएगा। तो नॉर्मली तो क्या होता है, ये जो फ्रिक्शन होता है ना, ये जो फ्रिक्शन होता है ये एन से कम ही होता है। नॉर्मली म्यू जो होता है वो 1 से कम होता है। नॉर्मली म्यू 1 से कम होता है, पर फॉर वेरी रफ सरफेसेस म्यू इज इक्वल टू FL/N है ना। अगर रफ बहुत ही ज्यादा रफनेस है या बहुत ही ज्यादा हार्डनेस है तो फिर म्यू 1 से बड़ा भी हो सकता है। यानी अगर ये 10 kg का ऑब्जेक्ट है ना, तो जो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा ना वो 10 kg वेट के से ज्यादा फोर्स है उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर बहुत हार्ड सरफेसेस हैं और बहुत रफ सरफेसेस हैं तो फिर म्यू 1 से बड़ा भी हो सकता है। वैसे म्यू नॉर्मली लेस देन 1 होता है। और एक और चीज होती है कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग में भी क्या होता है कि आप सरफेसेस को इतना स्मूथ कर दीजिए, घिस दीजिए घिस दीजिए घिस दीजिए, और बहुत ही स्मूथ कर दीजिए। तो बहुत आप स्मूथ कर देंगे ना इनको, तो वो जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बढ़ जाएगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हो रहा है वो बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल्स का। अगर बहुत ज्यादा आप उन्हें स्मूथ बना चुके हैं, उसके बाद आप इन्हें हाथ से दबा दीजिए जोर से, तो बिना वेल्डिंग के भी अब ये चिपक जाएंगे, अभी अलग नहीं हो पाएंगे। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज उनको पकड़ के रखेंगे, उसको कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। तो वहां भी अब जितना इसका वेट है उससे कहीं ज्यादा फोर्स लगा के शायद आप इनको रिलेटिव मोशन क्रिएट करा सकते हैं। तो बहुत ही स्मूथ सरफेसेस के लिए भी म्यू ग्रेटर देन 1 होता है। बहुत रफ सरफेस हो तो भी म्यू ग्रेटर देन 1, और बहुत ही स्मूथ सरफेसेस हो तो भी म्यू ग्रेटर देन 1। बाकी इन जनरल म्यू की वैल्यू वही 0.1 0.2 0.3, इन जनरल म्यू लेस देन 1 आता है। बट आपको ये जानना जरूरी है क्वेश्चंस के लिए कि म्यू कैन बी ग्रेटर देन 1 फॉर वेरी स्मूथ as well as for very rough surfaces। हम पढ़ रहे हैं वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद अप्लाइड फोर्स। ये यही वाला केस मैं ले रहा हूँ, ये बॉडी रेस्ट पे है, पहले मैंने इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया है और फिर ये मैं फोर्स धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूँ। ये ऐसा मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ, वेरिएशन मतलब ग्राफ बनाना चाहता हूँ। ये है अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स है, और ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसे मैंने FL नहीं कहा, मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा। तो शुरू में तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स हम बढ़ाते हैं ना, अगर ये 5 न्यूटन है तो फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन, ये 10 न्यूटन तो फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन, ये 100 न्यूटन तो फ्रिक्शन भी 100 न्यूटन। तो शुरू में तो until the motion begins at each instant the force of friction is equal to applied force। हर इंस्टेंट में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर है, और दोनों चूंकि ये बराबर है तो ये एंगल 45 डिग्री भी है। अगर ये 5 न्यूटन तो ये 5, ये 10 तो ये 10, ये 20 तो ये 20। तो जैसे हर इंस्टेंट पे जो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है उस इंस्टेंट पे वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है, और ऐसा एक लिमिट तक होता जाता है, और उसके बाद एक लिमिट के बियॉन्ड ये करीब कुछ ऐसा होता है। ये जो फोर्स है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये पूरा रीजन स्टैटिक फ्रिक्शन का है, ये रीजन पूरा स्टैटिक फ्रिक्शन का है, और ये रीजन काइनेटिक फ्रिक्शन का है। ये रीजन काइनेटिक फ्रिक्शन का है। आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, कहीं उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगी, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसके बाद अगर आपने अप्लाइड फोर्स और बढ़ा दिया तो फिर अब तो फ्रिक्शन हल्का सा कम हो जाएगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। एंड देन आइडियली स्पीकिंग काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अगर अभी भी फोर्स बढ़ाता गया, अभी भी फोर्स बढ़ाता गया, तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा फिर तो। पहले तो बॉडी रेस्ट पे नहीं थी, रेस्ट पे थी, एक्सीलरेशन 0 था। एक समय आया जब ये दोनों बराबर हो गए, अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर हो गए, तो बॉडी बस मोशन में आने ही वाली है। अब इसके बाद अगर मैं ये बढ़ाते, ये सपोज पहले 5 न्यूटन था तो ये भी 5 था, ये पहले 10 था तो ये भी 10 था,
ये 100 हो गया तो ये भी 100 हो गया, उसके बाद ये 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब इसको तो मैं कितना भी कर सकता हूँ, अप्लाइड फोर्स तो मेरे हाथ में है, ये मैंने 200 न्यूटन कर लिया और ये 100 से घट के बल्कि तो 99 न्यूटन हो गया। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन 100 न्यूटन था तो काइनेटिक फ्रिक्शन 99 न्यूटन मान लीजिए। अब जब आप इसे बढ़ाते जाएंगे तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, पर हम सिंप्लिसिटी के लिए, हम तो सिंप्लीफाइड फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हमें हमेशा सिंप्लीफाइंग असम्पशंस करने हैं, ओवर थिंकिंग से बचना है। हमें इन एब्सेंस ऑफ एनी मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन वी हैव टू ऑलवेज अज्यूम दैट यहाँ पर kinetic friction is independent of the applied force. It is independent of the velocity. अगर वेलोसिटी बढ़ेगी भी तो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो बस ये फार्मूला था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का ये फार्मूला है और काइनेटिक फ्रिक्शन का ये फार्मूला है, और एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए एन भी फिक्स है जो कि इस समय इसके mg के बराबर है और म्यू के भी फिक्स है। सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी और द एक्सीलरेशन। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद अप्लाइड फोर्स। आपको ये अजम्पशन करना, ये हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है आप इसे एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो कि यार ये अजीब बात है, वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, इंटरलॉकिंग तेजी से टूट रही है, फिर ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों इन्होंने कांस्टेंट मान लिया। हमें मानना पड़ा क्योंकि हमें सवाल ने कुछ और इसके बारे में जानकारी दी नहीं थी। हमें तो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड होकर बातें सोचनी है बस। आपको साइंटिस्ट नहीं बन रहे हैं, आपको ठेका नहीं दे दिया कि आप हमारी फिजिक्स सुधार दीजिए, तो उसकी चेष्टा ना करें, नहीं तो आप सब खो देंगे। आप ये मत सोचिए कि यार काइनेटिक फ्रिक्शन तो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसे कैसे पढ़ा रहे हैं। हम लोग सिंप्लीफाइड फिजिक्स पढ़ा रहे हैं भाई, ना हमें फिजिक्स आती है ना आपको आती है, तो सिंप्लीफाइड फिजिक्स ही तो पढ़ाएंगे, एग्जैक्ट फिजिक्स थोड़ी ना पढ़ाएंगे। चलिए ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है जो म्यू एस है उसकी वैल्यू है 0.6 और बॉडी का मास है 10 kg, और ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ मोशन क्रिएट करने के लिए वो है 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। तो अभी आपको ये बताना है कि इस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इस सिचुएशन में, इन द गिवन सिचुएशन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज इज हाउ मच। इन दोनों के बीच में आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है। अभी हम लोग ये देखते हैं कि जो सबसे पहले तो आपको ये निकाल लेना चाहिए, सबसे पहले निकाल लेना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन। फर्स्ट कैलकुलेट लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला उसी का है बस। पहली बात तो ये है कि ये जो mg है ना, यही है इंटरलॉकिंग को प्रेस कर रहा है, और f के जो राइट एंगल्स पर फोर्स है वो मुझे n लेना है, तो n mg के बराबर है। इसलिए फ्रिक्शन का एक ही फॉर्मूला है म्यू एन। फ्रिक्शन का कभी भी फॉर्मूला म्यू mg नहीं है, कभी भी नहीं। फ्रिक्शन का बेसिक फॉर्मूला है म्यू एन, म्यू से मेरा मतलब है म्यू एस ही, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू एन, और चांस की बात है कि यहाँ जो n है वो mg के बराबर है। फॉर्मूला म्यू mg को दिमाग में हावी मत होने दीजिए, ये फॉर्मूला सही नहीं है। एक ही सही फॉर्मूला है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का, वो है म्यू एन। ये है म्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है म्यू, जो कि मैंने 0.6 दिया था, इंटू 10 इंटू 10, जब ये 6 इंटू 10, तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रहा है वो है 60 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रहा है 60 न्यूटन, जो अप्लाइड फोर्स है वो है 20 न्यूटन। मोशन बिगिन नहीं होगा, और until the motion begins, actual friction is equal to the applied force which is trying to create motion. 20 न्यूटन इसका सही जवाब। सबसे बढ़िया तरीका तो ये होगा, बेटर तरीका तो ये होगा कि आप एक काम करें कि अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में ए लिख लें, जहां एक्सपेक्टेड मोशन है ना वहां ए लिख लें, और अब इक्वेशन बनाएं कि अप्लाइड फोर्स माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए। जो अप्लाइड फोर्स है वो 20 है और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 60 है, दिस इज इक्वल टू 10a। अगर कैलकुलेशन से a की वैल्यू कभी नेगेटिव आ जाए, अगर कैलकुलेशन से a की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन का केस, मोशन हुआ ही नहीं। और अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन का केस है तो फ्रिक्शन इसके बराबर है, फ्रिक्शन की वैल्यू है 20 न्यूटन। आई विल सजेस्ट दैट you always mark the direction of A in the direction of applied force, और फिर FBD से इसकी इक्वेशन लिखिए। This minus friction, यहाँ जो जमीन पे मैक्सिमम फ्रिक्शन काम कर सकता है, this is equal to MA।
और अगर कैलकुलेशन से ए नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये फोर्स कम है, तो मोशन क्रिएट नहीं हो रहा। नेगेटिव एक्सीलरेशन का तो कायदे से ये मतलब हो कि बॉडी यहाँ जाना शुरू कर दे। बॉडी ऐसा तो कभी होता नहीं है, अगर आप कम फोर्स लगाते हो तो बॉडी चलती नहीं है। ऐसा तो नहीं होता कि कम फोर्स लगाया तो बॉडी ने उल्टा भागना शुरू कर दिया। ये ए इसलिए नेगेटिव आ रहा है क्योंकि पता कर रहा है कि ये फोर्स कम है, जो आपने फोर्स लगाया है वो जितना लगाना चाहिए था उससे कम। अगर ए पॉजिटिव आ जाए तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ एल, और अगर ये नेगेटिव आ जाए तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रख लीजिए। सबसे पहले आप ए निकाल लीजिए, और अगर ए पॉजिटिव आ रहा है, ए पॉजिटिव आ रहा है तो फिर ये अप्लाइड फोर्स भी ये सही है और फ्रिक्शन भी यही सही। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है देन फ्रिक्शन की वैल्यू उसके म्यू एस एन या उसके म्यू के एन से निकाली जा सकती है। एक्सेलरेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का इस बात का मतलब है कि मोशन हो ही नहीं रहा, यू आर नॉट एबल टू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। उस समय जो फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का केस। अभी एफ एल की वैल्यू 0 से 60 न्यूटन तक हो सकती है, पर ये हमेशा 60 न्यूटन थोड़ी ना है, ये 0 से 60 न्यूटन तक हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अगर ये 20 न्यूटन है तो अभी ये एक्चुअली अभी भी 20 न्यूटन, ये भी 20 है और ये भी 20 है, तो मोशन नहीं हो पाएगा। अगर ये नेगेटिव आ रहा है ना तो उसका ये मतलब होता है, मतलब स्टेप्स मेडिकल्स में आपको सबसे पहले एफ निकाल लेना चाहिए और फिर एफ एल निकाल लेना चाहिए। ये एफ यानी वो फोर्स जो मोशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और फ्रिक्शन जो होता है ना वो गरीब होता है। इन दोनों में से जो भी छोटी वाली वैल्यू है ना वो फ्रिक्शन। मतलब एक अप्रोच तो ये थी, दूसरी अप्रोच ये कह रहा हूँ कि एफ अप्लाइड देखो यहाँ 20 न्यूटन है, और लिमिटेड फ्रिक्शन देखो ये तो 60 न्यूटन तक जा सकता है, तो फ्रिक्शन हमेशा छोटा वाला फोर्स होगा, हमेशा छोटा वाला फोर्स होगा। अगर अप्लाइड फोर्स में 120 न्यूटन कर दो ना, अगर अप्लाइड फोर्स 120 न्यूटन कर दूं तो ये 60 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। अप्लाइड फोर्स मेरा 120 न्यूटन है और इसकी वैल्यू मैक्सिमम 60 तक जा सकती है। अब इसका एफबीडी कह रहा है 120 माइनस 60 इज इक्वल टू एन। अब ए पॉजिटिव आ रहा है, अब ए अगर पॉजिटिव आ रहा है ना तो फिर फ्रिक्शन की वैल्यू बस मैक्सिमम वैल्यू के बराबर। दो तरीके हैं, अगर ए नेगेटिव आ रहा है तो फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर है। मतलब बेसिकली बात मैं कह रहा था कि जो भी छोटा वाला फोर्स है ना, जो भी छोटा, अब ये छोटा है ना, ये छोटा है तो ये फ्रिक्शन। पहली क्वेश्चन थी मेरी 20 माइनस 60, तो इन दोनों में से जो छोटा वाला फोर्स था वो फ्रिक्शन था। आप एक एफएल के बारे में सोचिए और एक अप्लाइड फोर्स के बारे में सोचिए, और जो भी उनमें से छोटा फोर्स है बस वही फ्रिक्शन, इतना ध्यान रख लीजिए। ये प्रॉब्लम अब ये है अगला कि ये एक मैंने वर्टिकल ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकल वॉल पे प्रेस किया हुआ है, इसको अगर मैं छोड़ दूंगा तो नीचे गिर पड़ेगा। इसको मैंने यहाँ प्रेस कर दिया है, ये चिपक गया है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं टू कीप एन ऑब्जेक्ट pressed against a vertical wall. अब इसका mg तो यहां काम कर रहा है, ये mg जो है ये इंटरलॉकिंग को प्रेस नहीं कर रहा, और mg के कारण तो बॉडी टपक भी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि बॉडी न टपके तो यहां से आप एक पी लगाइए, ये एक्शन है और यही रिएक्शन है। दीवार पे आप एक्शन लगा रहे हैं, एक्चुअली अब ये जो पी है यही इंटरलॉकिंग को प्रेस करने के लिए जिम्मेदार है। तो एक्सपेक्टेड मोशन यहां पर है, एक्सपेक्टेड मोशन। तो इस पर जो फ्रिक्शन है, दीवार पे नहीं, इस पर जो फ्रिक्शन है उसकी ये डायरेक्शन है, ये फ्रिक्शन। और अगर एक्सेलरेशन भी होगा तो यही होगा। और ये जो फ्रिक्शन है आपकी बार जो फ्रिक्शन है, आपकी बार जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, उसका फॉर्मूला है म्यू इनटू एन, और वो एन है आपकी बार पी, वो एन है आपकी बार पी, क्योंकि पी वो फोर्स है जो इंटरलॉकिंग को प्रेस कर रहा है। पहले तो अक्सर ये mg होता है, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी बॉडी को रख दूं ना तो जो इंटरलॉकिंग को प्रेस कर रहा है वो इसका वेट प्रेस कर रहा है।
पर अब मैंने इसको ऐसा रख दिया है, अब mg तो यहाँ काम नहीं कर रहा है, mg तो गिराने की कोशिश कर रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ना गिरे, तो मैं इसको जोर से यहाँ दबा दूँ ताकि फ्रिक्शन जनरेट हो जाए। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन के बारे में देखिए, एक्सपेक्टेड मोशन के अगेंस्ट, फिर पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट, और इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स था वो P था, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स है वो P है, तो फ्रिक्शन म्यू mg नहीं है, आपकी बार फ्रिक्शन आपकी बार म्यू P है। और फिर वही बेसिक बात ये आएगी कि अगर मैं लिखूंगा, इक्वेशन बनाऊंगा, तो mg माइनस FL इज इक्वल टू ma, ये आएगा, तो mg माइनस म्यू P इज इक्वल टू ma, ये इक्वेशन आएगी। और अगर कभी कैलकुलेशन से नेगेटिव ही आ जाए, अगर ये नेगेटिव आ जाए तो मतलब ये बॉडी स्टैटिक फ्रिक्शन वाले केस में है, इक्विलिब्रियम में। अगर ए पॉजिटिव आ रहा है तो हाँ, ए इस बॉडी में एक्चुअली उस डायरेक्शन में हो रहा है जहां आपने डायग्राम में मार्क किया है, पर अगर ए नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब एक्चुअली ए जीरो है, नेगेटिव ए कभी नहीं होता। ऐसा नहीं कि अगर मैंने इसे नीचे गिरने से प्रिवेंट करने के लिए इधर फोर्स लगाया तो बॉडी ऊपर चलने लगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। इसकी वैल्यू 0 से लेकर म्यू पी तक कुछ भी हो सकती है, ये हमेशा म्यू पी नहीं है, या ये हमेशा mg नहीं है। मैं तो ये बढ़िया इक्वेशन लिखूंगा, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो यही फ्रिक्शन है, ये वो अप्लाइड फोर्स है जो मोशन क्रिएट करना चाह रहा है, ये फ्रिक्शन, और फिर एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। और अगर ये ए नेगेटिव आ रहा है तो मतलब एक्चुअली ए जीरो है, बॉडी इक्विलिब्रियम में, और ये नेगेटिव आ रहा है मतलब ये छोटा है, तो जो छोटा है वही फ्रिक्शन है, जो छोटा है वो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन छोटा सा फोर्स है, गरीब है। अगर ये बड़ा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, तब ये छोटा है तो ये फ्रिक्शन। अगर ये छोटा है, ये छोटा है, तो आंसर नेगेटिव आएगा, और फिर यही फ्रिक्शन। इन बातों को आप ध्यान रख लीजिए। आप सबसे पहले ऐसी इक्वेशन बना लीजिए, या तो अगर सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सोचना है तो बस आप केवल वो देखो कि द फोर्स व्हिच इज ट्राइंग टू क्रिएट मोशन, इसको देख लो, फोर्स व्हिच इज ट्राइंग टू क्रिएट मोशन, एक आप इसको देख लो mg, नंबर 1, और नंबर 2 आप म्यू p देख लो, और इन दोनों में से जो भी छोटा है बस वही फ्रिक्शन, राइट। बड़ा इंपॉर्टेंट केस बन जाता है ये एक डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, इधर एक पी लगा के एक वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट एक ब्लॉक को प्रेस रखा हुआ है, कैन आई कैलकुलेट अ मिनिमम वैल्यू ऑफ पी टू होल्ड द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम। अगर वो इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ पी टू होल्ड द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है तो मुझे इस केस में पता होता है कि mg तो वो फोर्स है जो मोशन क्रिएट करना चाहता है, और सरफेसेस के पैरेलल फ्रिक्शन काम करता है, सरफेसेस के पैरेलल फ्रिक्शन काम करता है, यहां फ्रिक्शन आएगा, और मैक्सिमम फ्रिक्शन जो मुझे जनरेट में कर सकता हूं वो मुझे करना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। मतलब मेरी सरफेसेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये p है, यही एक्शन है, और मुझे अब रिएक्शन भी इसी को लेना है। जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है मेरे डिस्कशन में वही n होता है, इस समय n p के बराबर है, तो मेरी इक्वेशन है mg माइनस f इज इक्वल टू ma, mg माइनस फ्रिक्शन, mg माइनस fl इज इक्वल टू ma, और इस समय a तो जीरो है क्योंकि उसने इक्विलिब्रियम की बात की है, तो mg इज इक्वल टू fl, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन जनरेट जो कर रहा है वो mg नहीं कर रहा है, mg तो वो फोर्स है जो मोशन क्रिएट करना चाह रहा है, तो mg इज इक्वल टू म्यू p, मतलब म्यू s इनटू p, खाली म्यू से मेरा वही मतलब होता है म्यू s, तो p आ जाएगा, ठीक है, m है 10 और g है 10 mg, और म्यू जो है वो 0.8 है, तो ये 8/10 हो गया, 1000/8 125 न्यूटन, ये p। इतना p लगा के हम ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। इसी में अब मेरा आपसे ये पूछना है, ये पार्ट तो आपने निकाल दिया और बता दिया p min इज इक्वल टू 125 न्यूटन। इस समय जो फ्रिक्शन है, जो भी छोटा वाला होता है वो फ्रिक्शन है, तो अभी तो दोनों बराबर हैं, तो इस समय जो फ्रिक्शन है वो भी 125 न्यूटन।
अब इसका दूसरा पार्ट मेरा ये कहना है कि सपोज ये जो P है मैं 200 न्यूटन कर देता हूं, उस समय फ्रिक्शन कितना होगा? अगर ये P मैंने 200 न्यूटन लगा दिया, P min से ज्यादा लगा दिया, तो अब फ्रिक्शन कितना होगा? तो जो भी इसकी वैल्यू तब इसके बियॉन्ड नहीं बढ़ने वाली, ये तो 125 न्यूटन पे फिक्स हो गया, इसकी वैल्यू 125 न्यूटन ही आएगी। तो जो भी छोटा होता है वही फ्रिक्शन होता है। तुम इसकी मैक्सिमम वैल्यू 125 हो सकती है, नहीं सॉरी, वो फ्रिक्शन की वैल्यू ये इसके बराबर लेती, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू पी के बराबर, तो 0.8 इंटू 200, क्योंकि इस समय जो फ्रिक्शन काम कर रहा था ना, तो लगभग यहाँ कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। P है 200 न्यूटन, तो जो mg है, जो फोर्स मोशन क्रिएट करना चाह रहा है, वो तो है 100 न्यूटन, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन जा सकता है वो म्यू इंटू पी तक जा सकता है, वो 0.8 इंटू 200 वो 160 न्यूटन तक जा सकता है। जो छोटा वाला है वो फ्रिक्शन, अगर जितना जरूरत है उससे ज्यादा तुमने फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन इसके हिसाब से जनरेट थोड़ी ना होगा, इतना फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा। फ्रिक्शन तो बस उतना ही जनरेट होगा यहाँ पे जितना इसको बैलेंस करने के लिए काफी। अगर थोड़ा ज्यादा ही जोर से दबा दिया तो बॉडी नीचे गिरेगी थोड़ी ना, और ऐसा कभी नहीं होता कि बॉडी ऊपर चली जाती है। अगर हम जो मिनिमम फोर्स चाहिए था उससे ज्यादा फोर्स लगा देंगे ना, तो फ्रिक्शन पूरा यूज नहीं होगा। जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ से जनरेट हो सकता है उतना जनरेट नहीं होगा। अभी मैक्सिमम फ्रिक्शन 160 न्यूटन जनरेट हो सकता है, पर जनरेट तो इतना ही होगा 100 न्यूटन। जो भी इनमें से छोटा वाला फोर्स है ना, mg में से और f में से, f फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन में से, mg में से और लिमिटिंग फ्रिक्शन में से जो भी छोटा वाला फोर्स है वो फ्रिक्शन। इसी तरह अगर मैं इसका थर्ड केस में आपको ये बोल दूं कि जो अप्लाइड फोर्स है वो 100 न्यूटन है, ये फोर्स जो है वो 125 की जगह 100 न्यूटन है, अब फ्रिक्शन कितना है? तो शायद मुझे समझ में आएगा कि अगर ये 100 न्यूटन है ना, तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन मैं जनरेट कर सकता हूँ वो है 80 न्यूटन। जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हम जनरेट कर सकते हैं वो है 80 न्यूटन। म्यू पी है ना, म्यू पी, तो 0.8 इंटू पी, और वो फोर्स जो मोशन क्रिएट करना चाह रहा है वो तो है 100 न्यूटन, जो mg है वो है 100 न्यूटन। तब पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। अगर आपको जो मिनिमम फोर्स चाहिए इसको बैलेंस में बनाए रखने के लिए, आप उससे कम फोर्स लगाओगे तो बैलेंस में नहीं रहेगा, तो फिर एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। और इस समय ये दो फोर्सेस हैं, जो भी छोटा वाला है वो फ्रिक्शन। एक तो ये आपको मैथमेटिकल में कहेगा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल के बताइए, वो तो बड़ी आसान है क्योंकि उसकी बढ़िया इक्वेशन है mg माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma, और अगर वो पॉजिटिव आ गई तो बढ़िया एक्सेलरेशन आ गया। अगर वो नेगेटिव आ गई तो जो छोटा वाला इक्वेशन में जो भी छोटा वाला टर्म आया था, आपने इक्वेशन लिखी है mg माइनस up इज इक्वल टू ma, ये आपकी इक्वेशन है। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो यही वो फोर्स है जो मोशन क्रिएट कर रहा है, और ये उस समय का फ्रिक्शन है। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन भी है और ये उस समय का फ्रिक्शन भी है। ये तो सही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सब पॉजिटिव, पर अगर ये आंसर नेगेटिव आ रहा है तो फ्रिक्शन ये नहीं है, तो फ्रिक्शन एक्चुअली इसके बराबर, ये दोनों बराबर हैं, और एक्चुअली ये नेगेटिव आ रहा है पर है वो जीरो। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो फ्रिक्शन इतना है नहीं, इतना हो तो सकता है पर इतना आपने जनरेट किया ही नहीं है। अगर ये कैलकुलेशन से नेगेटिव आ रहा है तो एक्चुअली ये दोनों बराबर हैं, और ये ए नेगेटिव नहीं जीरो है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो यही वो अप्लाइड फोर्स है जो मोशन क्रिएट करना चाह रहा है, और यही वो फोर्स है इस समय जो मोशन को अपोज करना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन एक्स म्यू पी के बराबर है। और अगर ये नेगेटिव आ जाए तो ये बड़ा आ रहा है, जबकि ये बड़ा कभी हो नहीं सकता, तो ये एक्चुअली इसके बराबर ही है। इनमें से जो भी छोटा वाला फोर्स होता है ना, इन दोनों में से जो भी छोटा वाला फोर्स होता है बस वही फ्रिक्शन होता है। और ये हमने इक्वेशन में mg माइनस एफ नहीं लिखा है, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लिखा है, mg माइनस एफ नहीं लिखा है, mg माइनस एफ लिखा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में मैक्सिमम फ्रिक्शन को लेकर हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सर।